नमस्कार। आज पूर्ण विराम में हम बात करेंगे देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका तार सीधे तौर पर धर्म से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, इसकी चर्चा लंबे अरसे से होती रही है, लेकिन 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, इसका शोर और तेज होता जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय लॉ कमीशन ने जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपने सुझाव मांगे, एक धर्म विशेष ने विरोध करना शुरू कर दिया। राजनीति भी शुरू हो गई। इसी बीच उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपने फाइनल ड्राफ्ट की तैयारी तेज कर दी, तो राजनीति और गर्मा गई, बवाल और खड़ा हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव के मुद्दों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? आज बने रहिए हमारे साथ पूर्ण विराम में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हर रस्सा कस्सी, हर सियासत पर आपको विस्तार से बताएंगे। केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उठाती रही है। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर ही लड़ी थी और चुनाव में जीत के बाद जैसे ही सरकार बनती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वहां पर एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन कर दिया जाता है। अब खबर यह है कि ये ड्राफ्ट अपने अंतिम दौर की तरफ है, अपने अंतिम चरण की तरफ है। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुझाव मांग लिए जाते हैं, जिस पर सियासत और तेज हो जाती है। और अब खबर यह है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कहीं ये तैयारी तो नहीं है? धर्म के एतबार से हम पॉलिसी जो मजहबी पॉलिसी है जी, वो इस्लाम की अलग। कुछ लोग लगता है कि जी पर्सनल लॉ जो है हमारा जो है वही सब कुछ संविधान है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो सोच और सनक है, ये सांप्रदायिक सोच है, सनक है, इससे अलग कुछ वो जब चुनाव आता है ऐसे हरकतें करते रहते, कोई नई बात नहीं है। उनके पास तो एक ही एजेंडा, पोलराइजेशन। दिल्ली में यूसीसी की बात करो, बेंगलोर में एंटी कन्वर्जन की बात करो, और हम दिल्ली में बात करेंगे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की। समान नागरिक संहिता का सियासत से सामना। नई जगह पर 24 की चुनावी राजनीति। सबसे बड़े चुनावी मुद्दे की खोज पर पूर्ण विराम। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सियासत आसमान की नई ऊंचाइयां नाप रही है। समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार के ये क्रिमिनल कम्युनल कारीगरों की करतूत फिर से एक बार शुरू हो गई है। इसमें मजहबी आदमी के कानून को सियासत नहीं बनाना चाहिए। ढोल बजाना शुरू कर दिया, कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं, कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं। टोटली पॉलिटिकल मूव है इनका कोई मतलब नहीं। जो विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक दल हैं। विधि आयोग ने हर नागरिक के लिए समान नियम कानून के लिए आम लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय क्या मांगी, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया। राजनीति की नई बयार बह चली। यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या 2024 के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे की तलाश पर लग गया है पूर्ण विराम? देखिए, अभी जो कानून अभी प्रोसेस में है उस पर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लोगों से राय मशवरा मांगा गया है और बड़ी तादाद में लोगों ने पूरे देश के अंदर इस पर चर्चा है। और जैसा भी एक लोगों का मत होगा
उसी तरह का कानून निकल करके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है पोलराइजेशन एंड डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता का ध्यान है मणिपुर में जो इतने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं उससे हटा करके किन्हीं न किन्हीं रिलीजियस एंड डिवाइसिव मुद्दों में जनता को उलझा करके और अपनी सारी जो इनएफिशिएंसीज हैं, इनकॉम्पिटेंसीज हैं, उसको ढकने का काम करती है। तारीख 14 जून की थी जब विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम लोगों की राय मांगी। 30 दिन के भीतर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के लोगों से इस मुद्दे पर सलाह देने की बात कही गई। अगर आयोग को जरूरत महसूस होती है तो आगे अहम सलाह देने वाले लोगों को चर्चा के लिए आयोग की तरफ से बुलाया भी जा सकता है। अभी किसी संगठन की तरफ से क्या सलाह दी जाएगी इसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन धार्मिक संगठनों ने इस मुद्दे पर आर पार की बयानबाजी शुरू कर दी है। देखिए, भारत सरकार ने राय मांगी है। इससे पहले भी देश में एक कमीशन बना था, उसने भी लोगों की राय ली थी। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि कमीशन बनाने पर हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कमीशन जिस मंशा से बनाया गया है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। जब प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग जब किसी कमीशन के बनाने से पहले ही एक निर्णय लेने की भूमिका में है, अपनी पब्लिक मीटिंगों में, अपनी रैलीज़ में, जब वो एक आइडियोलॉजी को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो कमीशन की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरे ख्याल से अगर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया तो ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से इसकी मुखालिफत करेगा। इसलिए कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने अपने मुंबई के राष्ट्रीय अधिवेशन में खुल के इसकी मुखालिफत की। इस वक्त मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे, हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, इसके बहुत से मसाइल हैं, उन मसाइल के ऊपर बात होना चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर गरमाते राजनीतिक माहौल के बीच देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट भी सामने आ गया। इस मुद्दे पर सबसे पहले कमेटी का गठन करने वाली उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने अपने ड्राफ्ट बिल में किन बातों को जगह दी है, इससे एबीपी नेटवर्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पर्दा उठ गया। कमेटी को इस बिल को लेकर करीब 2,31,000 सुझाव मिले। इनमें से फाइनल ड्राफ्ट में जिन सुझावों को शामिल किया गया है उस पर बहस सबसे ज्यादा तेज है। इस मुद्दे को समझने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से गठित यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के ड्राफ्ट बिल में शामिल खास प्रस्तावों पर सूत्रों के हवाले से नजर डालनी होगी। इसमें प्रस्ताव किया गया है बहुविवाह पर रोक, उत्तराखंड में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, पति पत्नी दोनों के लिए तलाक के आधार समान होंगे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबके लिए बच्चों की सीमा एक होगी, लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा, मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार, प्रक्रिया आसान होगी, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वे विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सकें, शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा, बगैर निबंधन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ये तमाम प्रस्ताव अभी से कई मुस्लिम संगठनों के बीच बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बने हैं। समान नागरिक संहिता का ताल्लुक है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार ने राय मांगी है अभी, और सबसे मांगी है और सबको देना भी चाहिए। और सरकार का एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। तो लाजमी बात है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी के धार्मिक कानून से नहीं चलता। तो जब संविधान से चलता है, तो जब राय आई है तो लाजमी बात है कि सरकार सारे धर्म के आस्था का ख्याल रखेगी और ख्याल रखकर ही ये कानून लाएगी। ये सामान्य नागरिक कानून जो है, ये इस वक्त चुनावी मुद्दा है। 2024 का चुनाव करीब है, चुनावी मुद्दा है। दूसरी बात यह है, पहले ये मुद्दा लाए थे राम मंदिर का, राम मंदिर बन गया, किसी ने कोई विरोध नहीं करा। मगर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म के लोग रहते हैं। किस किस को मतलब ये एक कानून में बांधेंगे? ये क्या करेंगे ये हैं? अगर इन्हें कोई कानून बनाना था तो इन्हें ये कानून बनाना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए। जिस तरह से इस मुद्दे पर बात आगे बढ़ रही है उसका कोई और छोर तो नजर नहीं आता, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर अभी ये चर्चा और भी तेज होने वाली है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति के सामने
2,31,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। माना यह जा रहा है कि ड्राफ्ट कमेटी इन्हीं सुझावों पर अपनी मुहर लगा सकती है, लेकिन उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इससे ज्यादा आगे की चर्चा है और यह माना जा रहा है कि सामान्य नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार ने जो सुझाव मांगे हैं, कहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बन रहे ड्राफ्ट इसका आधार तो नहीं बनने वाला है। उत्तराखंड से शुरुआत हुई और अब चर्चा पूरे देश में है। चर्चा इस बात की कि आखिर समान नागरिक संहिता पर होने क्या वाला है। समान नागरिक संहिता पर नई राजनीति का केंद्र उत्तराखंड बना, जहां पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य की दोबारा कमान संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और अब 2024 के चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ते वक्त के पहिए पर समान नागरिक संहिता का मुद्दा नई सवारी कर रहा है। उत्तराखंड को भाजपा ने समान नागरिक संहिता की प्रयोग भूमि बनाया है, जहां इस पर सबसे तेजी से सरकार कदम आगे बढ़ाती दिख रही है। देखिए, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने राय शुमारी की है। भाजपा के दिग्गज समान नागरिक संहिता की खूबियां गिना रहे हैं। दावा है कि इससे देश के हर नागरिक में समानता की भावना आएगी, इसलिए इस पर कदम आगे बढ़ाना बिल्कुल ही ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा से लेकर के और सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट तक के दिशा निर्देशों को लेकर के देखें तो एक तरफ जो है वो कॉमन सिविल कोड को लेकर के बेचैनी रही है और दूसरी तरफ कुछ क्रिमिनल और कम्युनल करतूत वाले लोगों का बवाल रहा है। तो एक तरफ बेचैनी और दूसरी तरफ बवाल। जिस वक्त की जो गलतियां कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समय कुछ लोगों के दबाव में हुई, उसको हम करेक्ट कर सकते थे और देश को कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे ले जा सकते। अब तक ये साफ नहीं कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उत्तराखंड में गठित सरकारी कमेटी का काम खत्म होने के बाद सरकार अंतिम तौर पर अपना काम पूरा कर लेगी। लेकिन इस बीच कमेटी की सिफारिशों और ड्राफ्ट बिल को लेकर अब तक जितनी भी बातें सामने आई हैं, उसने चुनावी पारे को चढ़ा दिया है। ये इसमें मजहबी आदमी के कानून को सियासत नहीं बनाना चाहिए। मजहबी रसूमात जो जिस भी मजहब की जैसे हैं वो वैसे ही रखी जाए, उसमें कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये मेरी राय है। अरे जो भी होगा लागू होने से, मैं खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। तो देश को भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही चलना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक दल हैं और मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने 50 साल मुस्लिम तुष्टीकरण किया, उनका वोट बैंक रहा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में उनके पास 1% भी उस जात का वोट नहीं है। स्वयं राहुल गांधी को चुनाव हारना पड़ा है अमेठी से। 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु की लहर में 83 सीटें कांग्रेस की आई थीं। आज केवल सोनिया गांधी हैं। तो जिनकी तुष्टीकरण में उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया और देश को बर्बाद किया है, वो भी उनके साथ थी। मुझे लगता है देश को तोड़ने की तैयारी है। सत्ताधारी दल उसको लाना चाहता है, देश की रूलिंग पार्टी लाना चाहती है, देश की सरकार लाना चाहती है। तो इतना प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है? इतना हायतौबा करने की क्या ज़रूरत है? संसद में लाइएगा, बिल पास कर दीजिएगा। ये महंगाई पे थोड़ी चुनाव लड़ सकते हैं, बेरोजगारी पे थोड़ी चुनाव लड़ सकते हैं, डेवलपमेंट पे थोड़ी चुनाव लड़ सकते हैं, सामाजिक समरसता के ताने बाने पे चुनाव थोड़ी लड़ सकते हैं।
ये चुनाव लड़ेंगे ही इन मुद्दों पे, जिससे हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर का उद्घाटन, इसी तरह के कुछ ऐसे मुद्दे जो भावनाओं को भड़काएंगे, उन पर चुनाव होगा। नेताओं की बयानबाजी का अंदाज बता रहा है कि इस मुद्दे पर चुनावी महासंग्राम के मैदान में जबरदस्त घमासान होने वाला है, तो वहीं धार्मिक संगठनों की लामबंदी भी तेज होती दिखाई दे रही है। ये मुस्लिम संगठन जहाँ तक विरोध कर रहे हैं, वो विरोध ये है कि सीधा सीधा हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। जहाँ तक के तलाक का मसला है, हमने तलाक में खुल के साथ दिया। ट्रिपल तलाक को ख़त्म कराने में ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने मुख्य भूमिका अदा की है। अपने मुंबई के अधिवेशन में हमने जो मॉडल लिखानामा पेश किया, तो उसमें हमने लड़की को खुद राइट ऑफ डाइवोर्स दिया है कि लड़की पर जुल्म हो रहा है, लड़की खुद तलाक दे सकती है। तो हम खुद जब आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे फिर एक दीवार उठने की बात हो, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ सियासी विश्लेषकों की माने तो धीरे धीरे समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भाजपा अपने एजेंडे पर वापस आ रही है और अब बारी किसी बड़े फैसले की नजर आ रही है, जिस पर देश नई सियासी भिड़ंत का गवाह बन सकता है। ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि ये उनके चुनावी वादों में से एक महत्वपूर्ण वादा है, जिस पर अब वो काम शुरू करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कब पूरा होगा या पूरा इस फॉर्म में होगा कि नहीं जिस फॉर्म में वो चाह रहे हैं, लेकिन अपने इस वादे को पूरा करने की दिशा में एक काम शुरू करने का तो कम से कम एक दावा किया ही जा सकता है। उनके दिल में, दिमाग में ये संकेत ज़रूर जाएगा कि हाँ, पार्टी ने जो कहा था उसको पूरा करने की दिशा में कुछ काम किया, भले ही उसमें समय लगे। देखें, भारतीय जनता पार्टी और इसके पहले से जनसंघ कुछ मुद्दों को अपनी मूल रूप से लेकर चल रही थी, जिसमें 370 वगैरह था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के ऊपर अपना वादा पूरा करने का दबाव भी है, लेकिन अब 9 साल बीत जाने के बाद चुनावी साल में इस तरह की बात सामने आना, तो ये डेफिनेटली आप इस बात को मान सकते हैं कि इसमें एक चुनावी परिप्रेक्ष्य है, एक चुनावी लाभ उठाने की बात है। यूपी की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा इस मुद्दे पर आमने सामने है। सपा समान नागरिक संहिता को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली सियासत बता रही है, तो भाजपा कह रही है कि ये तो हर नागरिक को बराबर की अहमियत देने का मामला है। देखिए, अभी जो कानून अभी प्रोसेस में है उस पर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लोगों से राय मशवरा मांगा गया है और बड़ी तादाद में लोगों ने पूरे देश के अंदर इस पर चर्चा है, और जैसा भी एक लोगों का मत होगा उसी तरह का कानून निकल करके सामने आएगा। असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चलती हैं, और जब भी वो कोई फैसला करती हैं तो कुछ पार्टियों की आदत है केवल उनको विरोध करना है, वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों की बात नहीं करेंगे, केवल विरोध और विरोध की ही राजनीति उनको भाती है। ये 2024 की प्रिपरेशन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज, मुस्लिम वुमन, मुस्लिम मेंस, अगर इनकी इतनी ही ज़्यादा फिक्र है, तो इन्होंने जो अभी 2023-24 में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जो बजट पेश किया था, उस बजट में मुस्लिम्स की खासकर एजुकेशन के सेगमेंट में इन्होंने लगभग 90% से बजट काट दिया है। तो देखिए, इनकी जो करनी और कथनी है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। समान नागरिक संहिता भाजपा के उन चुनावी मुद्दों में रहा है जो चुनाव दर चुनाव घोषणा पत्रों तक ही सिमटा रहा, लेकिन पार्टी की तरफ से सामने आ रहे सुर अब ये बताने को काफी हैं कि इस मुद्दे को 2024 के चुनाव में भाजपा ठीक उसी तरह भुनाना चाहती है जैसा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जब जब चर्चा शुरू हुई, मुस्लिम संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस बार भी समान नागरिक संहिता को लेकर जैसे ही चर्चा शुरू हुई, मुस्लिम संगठनों का विरोध सतह पर आ गया। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार मुस्लिम संगठनों के साथ सियासी दलों ने भी अपना सुर मिला दिया है। महागठबंधन के जरिए दिल्ली की सियासत पर नजर गड़ाए हुए केसीआर ने तो इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए देखा जा सकता है।
समान नागरिक संहिता के समर्थक इसे जरूरी बताते हुए कई दलीलें देते हैं, जिसमें एक बड़ी दलील जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगाने के लिए समाज के हर वर्ग के लिए एक नियम और कानून की आवश्यकता भी है। जनसंख्या विस्फोट पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। हिंदुस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर का देश है। विश्व के 17.5% लोग भारत में रहते हैं, इसलिए देश के लिए यह गंभीर मामला है। रही बात यूपी की, तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में आबादी में नंबर 1 है। यही वजह है कि इस मुद्दे को सिर्फ सियासी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। 2001 से 2011 के बीच पूरे देश की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार 17.7% की थी, तो यूपी में यह दर 20.2% की थी। यह अकेला आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। अगर यही रफ्तार रही तो न तो हर इंसान के लिए जरूरत भर की जमीन बचेगी, न पानी और न ही रोजी रोटी। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए हर सियासी दल की सोच अलग अलग है। भाजपा इसका रास्ता समान नागरिक संहिता को बताती है, लेकिन सपा जैसे दल इससे सहमत नहीं। कानूनों में संशोधन होते हैं, छोटे कानूनों में भी होते हैं। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया हुकूमत के 1500 कानून जो हमारे शोषण के प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक थे, अननेसेसरी थे, इररिलेवेंट थे, उनको मोदी जी ने ख़त्म किया है। सुझाव देना चाहते हैं कि हमारा संविधान जो 1400 साल पहले बना है, इस्लाम का जो संविधान 1400 साल पहले बना है, और रहती दुनिया तक रहेगा संविधान। वो जो कानून हमारे यहाँ है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन करने का, निकाह करने का, इस तरह की कई चीज़ें हैं। अगर सरकार उसमें कहीं भी उसमें चेंजिंग करती है, तो मैं समझता हूँ कि धर्म के अंदर इंटरफेरेंस है। ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं होगा। यूपी देश के उन टॉप 10 राज्यों में शामिल है जिसकी जनसंख्या में इजाफे की दर 20% से ज्यादा की रही है। हालांकि इतनी ऊंची दर वाले टॉप 10 राज्य में उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पर रहा है। 2011 की जनगणना के इस खास आंकड़े पर एक नजर डालना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के इस दांव के पीछे सियासत की पुरानी लकीर का खाका देख रहे हैं, जिस पर पार्टी दोबारा तेजी से दौड़ लगाना चाहती है। इसके दम पर वो कह सके कि हमने जिन मुद्दों को अपनी सियासत की धुरी बनाया था, वो एजेंडा पूरा होने को है। लेकिन जिस तरह की विषमताएं और जिस तरह का एक कहना चाहिए कि टकराव भारत में समुदायों के बीच में बना हुआ है, उसमें इसे कितना एक्सेप्ट किया जाएगा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। बल्कि इसमें शरद पवार की टिप्पणी मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जिन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसा कहा है, परंतु उसका एक बार ड्राफ्ट बने, उसका मसौदा बने, और अगर हम देखते हैं कि किसी धर्म विशेष को वो टारगेट नहीं कर रही है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। भाजपा की तरफ से समान नागरिक संहिता की मांग और इस पर कदम बढ़ाने का सिलसिला पुराना है। पार्टी के कई सांसद प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए 2 बच्चे से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी खत्म करने तक के कानूनी प्रावधान की मांग कर चुके हैं। अब तमाम विरोधी दल इन्हीं कड़ियों को जोड़कर भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो ये उस तरह के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं जो कि हमेशा हर सुधार के खिलाफ सांप्रदायिक वार करने की कोशिश करते रहे। भाजपा के विरोधियों को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आखिर क्या खतरा सता रहा है, इसे इन सवालों के जरिए समझिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून आने से भाजपा का वोट बैंक बढ़ जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून खास समुदाय या वर्ग को प्रभावित करेगा। समान नागरिक संहिता की आड़ में भाजपा ध्रुवीकरण का दांव चल रही है। चुनाव में इस कानून को लागू करने को बड़ी उपलब्धि बताने वाली है। जो जनता में भारतीय जनता पार्टी के जिन मुद्दों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं सवालों को धूमिल करने के लिए ये सब काम करेंगे। और वही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से भी है। जो विरोधी पक्ष के जो नेता हैं या जो मुस्लिम जो नेता हैं, उनकी जो आपत्तियां हैं, वो वास्तव में वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रख करके हैं। एक तरफ सियासी हलके में इस मुद्दे पर शोर तेज है, तो दूसरी तरफ धार्मिक संगठनों के लोग भी मुखर हैं। हर तबके की अलग अलग राय है। हिंदू संगठन समान नागरिक संहिता को जरूरी बता रहे हैं, तो मुस्लिम संगठनों के कई रहनुमा इसके खिलाफत में उठ खड़े हुए हैं। अब अपने अपने सजेशन दीजिए। मैं लोकसभा में बहस है, चलिए फिर उसका राज्यसभा बताइए।
राज्यसभा में कैसे पास करेंगे आप? बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी थी उसमें कॉमन सिविल कोड भी था। अब उसको ये बताएंगे कि हम कॉमन सिविल कोड भी लाने की कोशिश कर रहे हैं या करें, करना तो मुमकिन नहीं है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि नहीं कर सकते। सामान्य नागरिक संहिता के लिए सभी जितने भी देश में रहने वाले हों, चाहे जिस भी धर्म के हों, जिस भी व्यवसाय के हों, सभी को एक रूप में रहना चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून एक संविधान होना चाहिए, ज़रूरी भी है। भारत धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष कानून भी होना चाहिए। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ विधि आयोग की तरफ से आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से की गई सुझाव की मांग। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर इन दोनों का खास महत्व रहने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।